की जो मुख्य आवश्यकता है, वित्त, आर्थिक रूप से संपन्न होना। दोस्तों, वर्तमान जो समय है उसके लिए आपका वित्त से भरपूर होना, आपके पास में आर्थिक रूप से सक्षमता होना अति आवश्यक है। हमें हमारे जो दैनिक कार्य होते हैं, प्रतिदिन के कार्यों के लिए, या जो अचानक हमारे कार्य आते हैं उसके निर्वहन के लिए हमें नित्य अर्थ की आवश्यकता रहती है, जो कि हम जो हमारे जो दैनिक कार्य करते हैं, नियमित जो हमारे कार्य होते हैं, चाहे हम कर्मचारी हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो। अगर हम कर्मचारी के रूप में कई सेवाएं देते हैं तो हमें वेतन के रूप में आय होती है, या हमारा खुद का कोई धंधा है, व्यवसाय, हम प्रोफेशनल है तो हमें वहाँ से इनकम प्राप्त होती है, या कृषक है तो खेती करने से इनकम होती है। इसके अतिरिक्त भी कभी कभी कुछ ऐसे कार्य अचानक आ जाते हैं जब हमें बड़ी मात्रा में अर्थ की, पैसों की आवश्यकता होती है, और इस पैसे की पूर्ति हमारे पास में जो दैनिक कार्यों को करने के बाद में जो बचत होती है हम लोग उससे पूरा करते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास में हमारे उस अचानक आए खर्च की पूर्ति के लिए एक ही रास्ता रह जाता है, वो हो जाता है फिर लोन लेने का। तो दोस्तों, आज हम लोन के बारे में विस्तृत बात करेंगे कि आप किस क्षेत्र में कार्यरत है, आपका क्या कार्य है, और आपको कौन सा लोन लेना चाहिए, उस लोन लेने के क्या फ़ायदे होंगे आपको, इसके बारे में हम बताएंगे। जनरली जो लोन लिया जाता है वो आप बैंकों से ले सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर से ले सकते हैं, कोई मनी लेंडिंग का काम करते हैं उनसे ले सकते हैं, सीमित अवधि के लिए, लंबी अवधि के लिए। तो लोन अनेक प्रकार से लिया जा सकता है। इसमें सबसे पहले हम बात करें कि लोन कितने प्रकार का हो सकता है। मकान बनाने के लिए हाउसिंग लोन लिया जाता है, आवासीय ऋण। साथ ही साथ में अगर आपको व्यवसाय के कार्यों के लिए धन की आवश्यकता है तो आप व्यवसाय के उस कार्यों की पूर्ति के लिए व्यावसायिक लोन ले सकते हैं, जिसे कि कई रूप में आप जान सकते हैं। व्यावसायिक लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, आपका सीसी लिमिट हो गई। सीसी लिमिट बनाने के लिए आपको मॉर्गेज देना होता है बैंक में। साथ ही साथ में आपका ओडी अकाउंट हो गया, या फिर अल्प समय के लिए हो, अगर आपके पास में गोल्ड उपलब्ध हो तो आप उस गोल्ड को बेच के भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, या गोल्ड लोन ले सकते हैं। एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर आपको खर्च करने के लिए शिक्षा पर आवश्यकता है तो एजुकेशन लोन ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सा लोन लेना चाहिए और कहाँ से लेना चाहिए। आप पर्सनल लोन ले सकते हैं आपकी खर्चों की पूर्ति के लिए। अगर आपको कम राशि का और कम अवधि का लोन लेना हो तो अगर आपके पॉलिसी बॉन्ड बने हैं, आपका पॉलिसी का प्रीमियम आप रेगुलर भरते आ रहे हो, पॉलिसी आपकी चालू हो, तो उस पॉलिसी के ऊपर, एलआईसी की पॉलिसी के ऊपर आप लोन ले सकते हैं, जो कि आप आवश्यकता अनुसार उपयोग करके उसको अपनी सुविधा के अनुसार जब जब आपके पास में पैसा आता है वो आप भर सकते हैं। तो उतना आपके ऊपर आर्थिक बोझ भी नहीं होता है। तो अगर छोटी मात्रा में आपको ज़रूरत है तो आप आपकी एलआईसी की पॉलिसी पे लोन लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपको एजुकेशन लोन की आवश्यकता है तो आप किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से एजुकेशन लोन ले सकते हैं स्वयं की पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। जिसका फ़ायदा ये होता है कि आप जो एजुकेशन लोन पर ब्याज चुकाते हैं बैंक को, उसकी आपको इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है। इनकम टैक्स में छूट का फ़ायदा होता है कि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न वित्तीय वर्ष का आपका, जो कि अप्रैल से मार्च का होता है, 12 महीने का, जब वो वार्षिक रिटर्न आप भरते हैं तो आपकी जो भी इनकम के स्रोत होते हैं, चाहे आप कर्मचारी हो, आपको वेतन से इनकम होती हो, आप बिजनेसमैन हो तो आपके व्यवसाय में पैसे से इनकम हो रही हो, या हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही हो, आपने मकान किराए से दे रखा हो एक या एक से अधिक, या इनकम के अन्य साधन हो, या आपको खेती से इनकम हो रही हो, तो इन माध्यमों से जब आपको इनकम होती है तो आप क्या करते हो कि आपने जो वार्षिक इनकम प्राप्त की है साल भर की, उसके बाद में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है, कटौतियाँ की है, जहाँ जहाँ आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया उसकी छूट मिलती है। उसमें एक पॉइंट होता है, जो एक छूट होती है, वो होती है पढ़ाई के लिए जो एजुकेशन लोन लिया जाता है, उस लोन पर जो ब्याज चुकाया जाता है, उस एजुकेशन लोन के ब्याज की भी छूट मिलती है सेक्शन 80 के अंतर्गत। तो दोस्तों, और इसमें कोई सीमा नहीं होती कि कितना आप ब्याज चुकाएंगे तो कितनी छूट मिलेगी। आपने एजुकेशन लोन लिया है, उसमें वर्ष भर में जितना ब्याज दिया है, पढ़ाई की
लोन के ऊपर, तो उसकी आप इनकम टैक्स रिटर्न में छूट ले सकते हैं। तो आपको अगर मान लो एजुकेशन लोन के लिए आवश्यकता है तो आप एजुकेशन लोन नेशनलाइज बैंक से ले सकते हैं। हम आगे बात करें सबसे महत्वपूर्ण, जो कि कर्मचारी जनों द्वारा लिया जाता है, पर्सनल लोन। पर्सनल लोन की हालांकि कई छूट नहीं मिलती है कर्मचारियों को, तो आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जितनी मात्रा में आपको आवश्यकता है पर्सनल लोन ले सकते हैं और सुविधाजनक उसको चुका सकते हैं। साथ ही साथ में जो नियमित कर्मचारीगण होते हैं और कर्मचारियों को जो उनके एम्प्लॉयर से, गवर्नमेंट से जो रेगुलर वेतन मिलता है, जो कि उनके बैंक खाते में जमा होता है, तो उन्हें आसानी से पर्सनल लोन मिल जाता है, व्यक्तिगत ऋण मिल जाता है। साथ ही साथ में अगले हम लोन की बात करें, हाउसिंग लोन, इसको बोलेंगे आवासीय ऋण। सबसे महत्वपूर्ण ऋण है जो कि एक लंबी अवधि के लिए प्लानिंग से लिया जा सकता है। कि मान लो आपके पास में रहने के लिए मकान नहीं है, आप मकान का किराया भरते हो, तो आप मकान किराए की जगह उसकी किस्त भर के अपना खुद का एक कुछ ही वर्षों में मकान भी बना सकते हैं, जिसमें सेक्शन 24B के अंतर्गत, इनकम टैक्स की धारा के अंतर्गत, आपको आपके द्वारा जो वित्तीय वर्ष में, एक वर्ष में जो कि अप्रैल से मार्च तक होता है, उसमें अगर आपने वर्ष भर में 2 लाख तक का हाउसिंग लोन का ब्याज चुकाया है तो उसकी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय छूट मिल जाती है। उतनी इनकम पर आपको इनकम टैक्स कम देना होता है। तो इसकी प्लानिंग आप कर सकते हैं। ख़ास तौर से जब एजुकेशन लोन आप लेते हैं तो आपने जो भी प्रॉपर्टी ली है तो उसके डॉक्यूमेंट आपको, उसके स्टाम्प दस्तावेज बैंक में गिरवी रखना पड़ते हैं, मॉर्गेज रखना पड़ते हैं। और ये तकरीबन 20 से 25-30 साल अवधि का लंबा लोन होता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके जो इंटरेस्ट के छूट के साथ साथ सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख तक आप इसकी जो मूलधन इंस्टॉलमेंट भरते हैं लोन लेने की, हाउसिंग लोन की, उस पर भी आप इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप हाउसिंग लोन लेते हैं, मकान बनाने के लिए लोन लेते हैं, तो चाहे आप उसका ब्याज भरें वित्तीय वर्ष में या उसकी मूलधन राशि लौटाए लोन की, तो दोनों ही स्थिति में आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। लोन के ब्याज के स्थिति में 2 लाख तक वार्षिक रूप से, और मूलधन वापसी में 1.5 लाख तक। लोन किसी के द्वारा भी लिया जा सकता है हाउसिंग लोन, चाहे वो कर्मचारीगण हो, उनको काफ़ी आसानी से लोन मिल जाता है इनके सर्विस के बेस पे, क्योंकि इनकी वेतन रेगुलर रूप से, इनका जो पगार होता है, जो सैलरी होती है, वो नियमित रूप से बैंक खाते में गवर्नमेंट से जमा की जाती है प्रतिमाह। साथ ही साथ में अगर आप व्यवसायी बंधु है, व्यवसाय प्रोफेशनल से इनकम है, या आप हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आती है, अदर सोर्सेज से इनकम आती है, तो आपने अगर कोई प्रॉपर्टी प्लॉट लिया है या मकान लिया है और आप उसको रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं या फिर प्लॉट पे निर्माण करते हैं, तो उसके लिए आप नेशनलाइज बैंक से लोन ले सकते हैं, काफ़ी आसानी से मिल जाता है कम ब्याज दर पर। इसके लिए आपको 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न की प्रतियाँ देनी होती है। इनकम टैक्स रिटर्न प्रतिवर्ष भरना चाहिए। इससे गवर्नमेंट को पता होता है कि आप किस कार्य में संलग्न हैं, आपकी वार्षिक आमदनी कितनी है, और उस बेस पर आपको जो इनकम टैक्स रिटर्न आप भरते हैं 3 साल के, उस वार्षिक इनकम के एवरेज आधार पर आपको बैंक आसानी से लोन उपलब्ध करा देता है, जो कि लंबी अवधि के लिए आप प्लानिंग करके ले सकते हैं। और हाउसिंग लोन के जो ब्याज चुकाने के और मूल किस्त चुकाने पर आप उसके इनकम टैक्स की जो टोटल इनकम होती है आपकी, उसमें से सेक्शन 24B के अंतर्गत मकान निर्माण के ब्याज पर मकान का जो निर्माण करते हैं उसके ऊपर जो हाउसिंग लोन लेते हैं उसका जो ब्याज चुकाते हैं उसकी छूट आप ले सकते हैं। साथ ही साथ में वर्ष भर में आपने जो मूल राशि वापस की है बैंक को हाउसिंग लोन की, उसकी एक सेक्शन 80C के अंतर्गत आप उसकी छूट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हाउसिंग लोन काफ़ी महत्वपूर्ण लोन होता है। बस इसमें ये होता है कि आपको आपकी इनकम का कैलकुलेशन करना होता है, और वर्ष में जब आप आयकर रिटर्न भरते हैं तो बैंक से प्रमाण पत्र लेना होता है कि हमने वित्तीय वर्ष में पिछले वर्ष जो हाउसिंग लोन लिया था उसका प्रमाण पत्र दीजिए, जिसमें हमको ये पता चले कि हमने कुल वर्ष भर में, वित्तीय वर्ष में कितना ब्याज और कितना मूलधन चुका है, जिसके हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए छूट ले सकें। साथ ही साथ में अगला लोन होता है महत्वपूर्ण, वो होता है सीसी लिमिट। जो व्यक्ति व्यवसाय या प्रोफेशन से कार्य करते हैं, जिनका व्यवसाय है, जो कि बिजनेस करते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या होलसेलर हो या रिटेलर हो या नया बिजनेस शुरू किया हो, तो अगर मान लो उनके द्वारा जो उनको लोन लेना है व्यवसायों की
जो बड़ी मात्रा में अगर कुछ व्यवसाय में उनको आवश्यकता है पैसों की, व्यवसाय के खर्चों की पूर्ति के लिए, तो वो मॉर्गेज रख के सीसी लिमिट बना सकते हैं। सीसी लिमिट की मात्रा आपकी आवश्यकता के अनुसार बैंक द्वारा निश्चित की जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपने नियमित रूप से आपके आयकर रिटर्न भरे हो, साथ ही साथ में आपका वर्ष भर का टर्नओवर आजकल टर्नओवर को जीएसटी की भाषा में सप्लाई कहा जाता है। सप्लाई में आप सेवा देते हो, किसी वस्तु का निर्माण करके बेचते हो, या फिर होलसेलर हो, कहीं से निर्माता से माल लेकर बेचते हो किसी रिटेलर को, या फिर आप होलसेलर से माल लेकर रिटेलर के रूप में मार्केट में माल बेचते हो डायरेक्ट उपभोक्ता को, कंज्यूमर को। तो ये देखा जाता है कि आपने आपका जो भी बैंक खाता खोल रखा है, तो उसमें जब आप माल बेचते हैं, माल बेचने के बाद आपके पास में प्रतिदिन जो माल बेचने पर जो राशि प्राप्त होती है, दिन भर का पूरा गल्ला, तो वो जब आप दूसरे दिन बैंक खाते में जमा करते हैं, और इस तरीके से जब आप किसी खरीदार से माल खरीदते हैं तो उसका पेमेंट आप बैंक के आरटीजीएस के, एनईएफटी के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, अकाउंट पे चेक से माध्यम से, अकाउंट पे डीडी के माध्यम से जब आप पेमेंट करते हैं, तो उससे आपके खाते में खाते का सर्कुलेशन चलता है, डेबिट क्रेडिट मतलब जमा करना निकालना, उससे बैंक को आपके उस अकाउंट का टर्नओवर पता चलता है। उस टर्नओवर के आधार पर वो आपकी सीसी लिमिट बनाते हैं। सीसी लिमिट बनाने के लिए आपको मॉर्गेज देना होता है बैंक में। आजकल गवर्नमेंट की कई पॉलिसी आई है जिस पे बिना मॉर्गेज के भी आसानी से व्यवसायिक लोन मिल जा रहा है। साथ ही साथ में इसकी जो लिमिट होती है वो आपकी आवश्यकता अनुसार 50,000 से लेके 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, आपकी बिजनेस की आवश्यकता के अनुसार आप सीसी लिमिट ले सकते हैं। इसमें एक खूबी ये होती है कि आप सीसी लिमिट लेने पर आपके द्वारा जो ब्याज भरा जाता है बैंक को, उसकी उस व्यवसाय को संचालन करने के लिए जो खर्चे होते हैं, उस खर्चे के संचालन का खर्चा ही माना जाता है ब्याज को भी, और उसकी छूट मिलती है, जो कि प्रॉफिट निकालते समय उसको वो कम हो जाता है, और उसके बाद में उस खर्च को ब्याज के खर्च को कम करने के बाद में व्यवसाय की इनकम आती है। साथ ही साथ में जो होता है कि आप व्यवसाय के लिए इसके अतिरिक्त सीसी लिमिट तो होती है, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, आप इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हो, आपने कोई एचयूएल फर्म बनाई हो, या पार्टनरशिप फर्म हो आपकी हो, या कॉर्पोरेट सेक्टर में आप काम कर रहे हो। अगर मान लो आपकी बैलेंस शीट मजबूत है, उसमें एसेट्स है, तो आप उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख के आसानी से आपके आईटीआर की कॉपी आप बैंक में सबमिट करके, आपके टर्नओवर की जानकारी देके, आपके बैंक स्टेटमेंट की जानकारी देके, उसके टर्नओवर की जानकारी देके आसानी से सीसी लिमिट बना सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपको सीमित अवधि के लिए लोन की आवश्यकता है व्यावसायिक कार्यों के लिए, तो आप अगर मान लो आपके पास में पैसा है, आपने बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपने एफडी बना रखी है, तो उस एफडी पर आप एक ओडी अकाउंट भी बना सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, कि जब आपको पैसे की आवश्यकता हो उतनी मात्रा में आप निकालें, आवश्यकता की पूर्ति के बाद में अगर आपके पास में राशि आती है तो आप उसमें जमा कर लेंगे। तो व्यावसायिक रूप से व्यापारी बंधुओं द्वारा ये 2 लोन का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले तो व्यवसायीगण जो होते हैं वो सेविंग खाता भी खोल सकते हैं, करंट अकाउंट भी अपनी आवश्यकता के अनुसार खोल सकते हैं। करंट अकाउंट से उनको अपने टर्नओवर की जानकारी मिलती है, टर्नओवर के आधार पर वो सीसी अकाउंट खाता खोल सकते हैं, ओडी खाता खोल सकते हैं। तो व्यापारी बंधुओं द्वारा जो मुख्यतः लोन लिया जाता है, जिसमें पहला जो लोन होता है जो बड़ी मात्रा में लिया जाता है उसको सीसी लिमिट कहा जाता है। साथ ही साथ में अगर मान लो आप गृहिणी हैं या अन्य किन्हीं कार्यों में संलग्न है, तो आप आपकी आवश्यकता के अनुरूप आपके पास में अगर गोल्ड है तो गोल्ड लोन ले सकते हैं। जैसा हमने बताया कि पर्सनल लोन लिया जा सकता है, हाउसिंग लोन लिया जा सकता है, सीसी लिमिट लोन लिया जा सकता है, एजुकेशन लोन लिया जा सकता है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी दैनिक आवश्यकताओं के ऊपर, और इनके लिए हम कुछ बिंदु सजेस्ट करेंगे कि आपको अगर मान लो आप लोन लेने के इच्छुक हो, आपको वित्त की आवश्यकता हो, तो सबसे पहले आपको पैन कार्ड बना लेना चाहिए, आपका आधार कार्ड अपडेट करना चाहिए, जिसमें मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, आपकी पूरी डिटेल कंफर्म होना चाहिए। पैन कार्ड में आपका सरनेम, आपका नाम, पूरी जानकारी होना चाहिए, पूरी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। पैन कार्ड आधार कार्ड को हाथों हाथ समय से लिंक कर लेना चाहिए। उसके बाद में आप जब बैंक खाता खोलते हैं, तो बैंक खाता खोलते समय आपको आधार कार्ड नंबर देना होता है, बैंक में पैन कार्ड देना होता है, बैंक में आपको मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड में वो देना चाहिए, साथ ही साथ में ईमेल आईडी दे देना चाहिए। और उसके बाद में आपको, आप जो भी कार्य में संलग्न है, चाहे आप कोई कर्मचारी हो, आपको सैलरी से इनकम आती हो, चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट में काम
गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, व्यवसायी बंधु हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, सेवाएं देते हो, या फिर आप हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो, अदर सोर्सेज से इनकम हो, या आपने किसी वित्तीय वर्ष में कोई प्रॉपर्टी खरीदी बेची हो, उससे कुछ कैपिटल गेन आपको प्रॉफिट हुआ हो, तो ये सभी आमदनियों की इनकम की जानकारी देने के लिए आपको वर्ष में साल भर में एक इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है आयकर डिपार्टमेंट के पास। उसको ज़रूर भरना चाहिए। आयकर रिटर्न भरने के लिए आपको आयकर की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसमें पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सबकी आवश्यकता होती है। आपको वही मोबाइल नंबर यूज़ करना चाहिए जो आधार कार्ड में हो, जो आपने बैंक में दिया हो। बैंक में आपकी केवाईसी अपडेट रखना चाहिए। जब एक बार रजिस्ट्रेशन आप करा लेते हैं, तो उसके बाद में उसके यूज़र आईडी का उपयोग करके आपको प्रतिवर्ष रिटर्न भरना चाहिए। उस रिटर्न की जो नियमित कॉपी आपके पास रखना चाहिए फाइल में। फिर जब भी आपको आपकी आवश्यकता के अनुसार अगर कुछ बड़ी मात्रा में आपके घर में कोई शादी हो या आप मकान निर्माण कर रहे हो, आपको अचानक बड़ी मात्रा में पैसों की राशि की आवश्यकता हो, तो आप कुछ ही समय में बहुत ही आसान प्रक्रिया करके आपके द्वारा जो प्रतिवर्ष इनकम टैक्स रिटर्न भरे गए हैं, उन इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी बैंक को बताते हुए, अगर आप व्यवसायी बंधु हैं तो आपके व्यवसाय के टर्नओवर की जानकारी बताते हुए, जब आप व्यवसायिक गतिविधि करते हैं तो आप स्वाभाविक है सॉपेक लाइसेंस लेते हैं लेबर डिपार्टमेंट से। साथ ही साथ में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन होता है। आप जिस भी क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय करते हैं, खाद्य सामग्री से संबंधित व्यवसाय करेंगे आप, तो आपका खाद्य विभाग का लाइसेंस होता है। आप कृषि में उपयोगी अगर खाद्य बीज संबंधित व्यवसाय करते हैं तो खाद्य विभाग से आपका रजिस्ट्रेशन होता है, उस संबंधित आपके रजिस्ट्रेशन किए होते हैं। तो इनकी सबकी कॉपियाँ जब आप बैंक में बताते हैं और आपकी जो डिमांड रखते हैं कि भाई हमको व्यवसायिक लोन चाहिए, तो आपके संबंधित डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रेशन की प्रति, आपके शॉपेक लाइसेंस की प्रति, आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कॉपी, आपके द्वारा भरे गए इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी, आपके द्वारा उपयोग किया जा रहा करंट अकाउंट, चालू खाता, उसके करंट अकाउंट के स्टेटमेंट की कॉपी, जब आपको टर्नओवर की और साथ ही साथ में आप जब व्यवसाय करते हैं तो आपके बैलेंस शीट बनती है, जिसमें कि आपकी परचेज, सेल, उसके बाद में उसके स्टॉक, आपके जो भी एसेट्स है, लायबिलिटी है, जब आप बैलेंस शीट और इनकम टैक्स रिटर्न के साथ में बैंक में प्रस्तुत करते हैं, जानकारी देते हैं, तो आपको आसानी से सीसी लोन मिल जाता है। उसको बोलते हैं कैश क्रेडिट लोन, जो कि व्यवसायिक बंधु सबसे ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं और अपने व्यवसाय की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो आयकर रिटर्न भरना भी काफ़ी आवश्यक होता है। आयकर रिटर्न भरते समय आप जितने भी अपने बैंकों में खाते खोले हैं उसकी जानकारी देना होती है, और जब आप उसकी जानकारी आप बैंक को उपलब्ध करा देते हैं तो आपकी यहाँ प्रक्रिया जो होती है, आपकी जो आयकर की फाइल होती है, आप जब इनकम की उसमें जानकारी देते हैं तो काफ़ी मजबूत हो जाती है। उन रिटर्न्स की कॉपी देने पर आपको आसानी से लोन मिल पाता है। आप किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो, चाहे आप कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, आप या सरकारी सेक्टर में सर्विस देते हो, आपको प्रतिवर्ष जब आप जनवरी से लेके मार्च तक जब आप गणना पत्रक भरते हैं, आपकी वार्षिक ईंधन इनकम की जानकारी, आपके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किए गए उसकी छूट, उसकी जो इन्वेस्टमेंट की जानकारी आपके एम्प्लॉयर को जब देते हैं आप, तो उस गणना पत्र के आधार पर वो आपको फॉर्म 16 देते हैं। तो इन सभी जानकारियों के आधार पर और इनकम टैक्स रिटर्न भरने के आधार पर आप ये प्रस्तुत करके आसानी से लोन ले सकते हैं। आप अगर हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलेंगे बहुत जल्द नए वीडियो में। धन्यवाद।